डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से कुछ पार्ट 2 में लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस लेसन से। अंतिम वीडियो है ये, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, किस तरह से वैसे प्रश्नों को करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं ऐसे प्रश्न। तो उन प्रश्नों को लेकर इस वीडियो में हम आए हैं, जिसको जो है बहुत सरल तरीके से इसको समझेंगे। आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में, या कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसको देखेंगे कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद विकसित हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ और वहाँ के संस्कृति का राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। संस्कृति के कारण जो है राष्ट्रवाद का विकास हुआ, या संस्कृति ने किस तरीके से राष्ट्रवाद को विकसित करने में अपना योगदान दिया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से। तो इसको जो है हम बहुत सरल तरीके से समझेंगे। पहले बात तो राष्ट्रवाद बोर्ड, इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवादी विचारधारा क्या है, राष्ट्रवाद के संदर्भ में किस तरह से जनता की क्या सोच बनी, पहले कैसे लोग थे। ये सब सारी चीज़ें पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में केवल प्रश्न के तरीके से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, इसको विस्तार से नहीं जाएंगे, केवल प्रश्न रूप में जाएंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेप में आपको बताया जा चुका है पिछले वीडियो में कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है, राष्ट्रवाद का स्वरूप क्या है, राष्ट्रवाद के विकास के कौन कौन से कारण थे। इसमें केवल 3 बिंदु ध्यान देना है कि राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति महत्वपूर्ण योगदान था। संस्कृति के माध्यम से लोग एकजुट हुए, एक दूसरे के प्रति समर्पण व सहयोग की भावना जागृत हुई तथा संस्कृति आधार रूप में राष्ट्र के प्रति समर्पित होने लगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। संस्कृति के माध्यम से ही लोग राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के बाह्य शक्तियों के खिलाफ एकजुट हुए। बाह्य शक्तियाँ जो थी वो भी दूसरे क्षेत्रों में अधिग्रहित कर रही थी उन क्षेत्रों को। तो अपने राष्ट्र के अंदर सारे लोग समानता की, स्वतंत्रता की भावनाओं को आगे रखते हुए इस दिशा में अग्रसर होते हुए राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के आगे बढ़े। तो किस तरह से यूरोप की संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद का विकास हुआ, इसी संदर्भ में आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि संस्कृति का किस तरह से योगदान था राष्ट्रवाद के विकास में। यही बंद कर देता, खटखट रुक दे। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के निम्नलिखित 3 कारण थे, या 3 उदाहरणों के माध्यम से राष्ट्रवाद को बताया गया किस तरह से योगदान दिया। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने वाले उदाहरण देते हुए समझाइए। तो पहला जो एग्जाम्पल है भाषा है। भाषा ने पोलैंड में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोलैंड में रूस में कब्जे वाले क्षेत्र में पोलिश भाषा बोलने पर सख्त रोक थी। पादरियों द्वारा रूसी भाषा बोलने से इनकार करने पर उन्हें सज़ा दी जाने लगी। इस प्रकार पोलिश भाषा के माध्यम से राष्ट्रवाद की विकास का एक प्रकार से माध्यम बना। जैसे भाषा जो है, जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि जैसे भारत में मराठी भाषी लोग एकजुट हो गए स्वतंत्रता के समय, या कह सकते हैं हिंदी भाषी लोग एकजुट हो गए, पंजाबी भाषा के लोग एकजुट हो गए, तमिल भाषी लोग जो है जैसे भाषा के आधार पर एकजुट हो गए। तो इस तरह से यूरोप में भी भाषा के आधार पर लोग प्रेरित हुए, राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित हुए, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, देश प्रेम की भावना जागृत हुई, और भाषा के आधार पर सभी लोग, एक भाषाई लोग एकजुट होकर राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए, राष्ट्र पर बाह्य शक्तियों को मुक्त करने के लिए आगे बढ़े, एकजुट हुए, समर्पित हुए राष्ट्र के प्रति, और अपने देश के प्रति जो है समर्पण की भावना को आगे लेकर के देश को स्वतंत्रता प्रदान की। अगर राष्ट्रीय वहाँ पे बाह्य शक्तियों का अधिकार क्षेत्र था तो उन्हें उस क्षेत्र को मुक्त कराया। तो कह सकते हैं भाषा के आधार पर यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। भाषा भी एक क्या बना, महत्वपूर्ण माध्यम बना। भाषा भी एक महत्वपूर्ण आधार बना लोगों को एकजुट होने में। भाषा के आधार पर लोग एक धरातल पे आए, एक मंच पे आए। भाषा के एक भाषी लोग, एक ही प्रकार के भाषा बोलने वाले लोगों को एक ग्रुप बन गया, एक समूह बन गया
कि ये हमारे भाषाई लोग हैं, इस तरह से हम लोगों को मिल करके कार्य करना चाहिए राष्ट्र के प्रति। तो भाषा भी एक आधार बना जिसके माध्यम से यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो इस तथ्य को याद रखेंगे, भाषा भी एक आधार था। अगली कड़ी में इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे कि भाषा के साथ साथ और कौन सा एग्जाम्पल था जिसके माध्यम से यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, कि और कौन से बिंदु थे जिसके माध्यम से यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, देश प्रेम की भावना जागृत हुई, लोग एक मंच पे एकजुट हुए और राष्ट्र के प्रति समर्पित हुए। तो इस तरह से भाषा के साथ साथ लोक संस्कृति, इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान था यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में। तो इस पे चर्चा करेंगे कि लोक संस्कृति किस तरह से राष्ट्रवाद के विकास में सहयोग प्रदान की। जर्मन दार्शनिक योहना गॉटफील्ड हर्डर धर्म यहाँ का माना था सच्ची जर्मन संस्कृति इसके आम लोगों में निहित थी। उन्होंने लोक संगीत, लोक काव्य और लोक नृत्य के माध्यम से जर्मन राष्ट्र भावना को प्रसारित किया। तो कह सकते हैं कि लोक संस्कृति, जो लोक संस्कृति थी वहाँ की स्थानीय संस्कृति थी जिसमें कला था, नृत्य था, संगीत था, इसके माध्यम से भी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। अगला है संगीत। कैरोल कुलिपर्स नाम से एक पोलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष में अपने ओपेरा और संगीत का गुणगान किया तथा पोलेनेश और मजूरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदला। तो कह सकते हैं संगीत भी यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। संगीत हो गया, संस्कृति हो गई, ये सभी राष्ट्रीयता की भावना जागृत कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। तो इस तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं कि किस तरह से नेपोलियन ने जो है कौन कौन से सुधार किए जिसके माध्यम से उसने अपने कह सकते हो फ्रांस में प्रजातंत्र के क्षेत्र में एक विशेष व्यवस्था लागू की। किस तरह से उसने समानता की व्यवस्था दी या किन सुधारों के माध्यम से नेपोलियन सुधार के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। तो इसको उत्तर के संदर्भ में देखेंगे। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। नेपोलियन के सुधारों में प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, एग्जाम में आता है कि नेपोलियन के सुधारों को उल्लेख कीजिए। तो जन्म के आधार पर उसने विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। ये विकल्पी क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आता है। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सेकंड बिंदु पे नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को समाप्त करके राजतंत्र को दोबारा लागू किया। इस तरह से ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसने जो है क्या किया था, फ्रांस में प्रजातंत्र को समाप्त किया था और राजतंत्र को दोबारा लागू किया था। उसने 1804 में एक नागरिक संहिता तैयार की। ये एग्जाम में विकल्पी क्वेश्चन आता है कि नागरिक संहिता कब तैयार की गई थी, 1804 में। तो इस तरह से भी बिंदु को लर्न रखेंगे। और इसने नेपोलियन संहिता इसे कहा जाता है। उसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाकर सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और उसने किसानों को कह सकते हैं कि भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। उसने व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापारी संघ को नियंत्रण को हटाया गया, या उसने कह सकते हो व्यापारी संघ को समाप्त किया। नेपोलियन ने यातायात और संचार सुविधा में सुधार किया। तो नेपोलियन ने यातायात के क्षेत्र में विकसित किया, यातायात को, संचार व्यवस्था को भी विकसित किया। नेपोलियन ने एक राष्ट्रीय मुद्रा को लागू कर व्यापारियों के पूंजी के आवागमन को आसान किया और उसने एक समान मानक भार और नाप को पूरे राष्ट्र में लागू किया। तो इस तरह से नेपोलियन के सुधार का जो था तथ्य था। अगले प्रश्न में आते हैं, मारियान जर्मेनिया कौन थे, इनके महत्व को बताइए। मारियान यह लोकप्रिय ईसाई नाम था, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता को नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इनके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। तो मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता की राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उसी अपने तादात्म्य कह सकते हैं तालमेल स्थापित कर सकें। मारियान की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे यह किसका प्रतीक है, फ्रांस स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया गया, तो इसको लर्न रखेंगे नारी प्रतीक के रूप में। अगला है इसकी छवि किस पर अंकित की गई, तो इसको भी लर्न रखेंगे, ये भी विकल्पी क्वेश्चन में महत्वपूर्ण है, डाक टिकटों पर अंकित की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको विकल्पी क्वेश्चन के लिए और अतिलघु प्रश्न के लिए कि मारियान की छवि किस पर अंकित की गई, सिक्कों व डाक टिकटों पर। इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। 2 बिंदु यहाँ पे है, सिक्के और डाक टिकट,
जिस पर जो है मारियान की छवि अंकित की गई थी। और दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि किसका प्रतीक थी, तो ये स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया गया, मारियान। एक लाइन में केवल शॉर्ट क्वेश्चन आता है, किसका प्रतीक दिया गया, तो फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया, मारियान को। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन इन दो बिंदुओं पे विशेष ध्यान देंगे, एक प्रतीक के रूप में कि किसका प्रतीक था, और इस पे जो है छवि किस पर अंकित की गई। दूसरा बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे जर्मेनिया। यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी, अंडरलाइन करेंगे या महत्वपूर्ण दिमाग में रखेंगे, यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में यह बलूत वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहनती थी। विकल्पी क्वेश्चन में आता है किस वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहनती थी, बलूत वृक्ष को। इसको भी जो है दिमाग में रखेंगे, ध्यान से रखेंगे, क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है। जहाँ जहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है उसको अंडरलाइन करेंगे या मस्तिष्क में रखेंगे, नोट्स के रूप में लिखेंगे। किसका प्रतीक थी, बलूत वीरता का प्रतीक है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर लिखा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। तो दोनों प्रश्नों में 4, 5, 6 क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, विकल्पी क्वेश्चन हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहे हैं। दोनों को संयुक्त रूप से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आता है, कई बार आ चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, प्लस तथ्यात्मक चीज़ों को जानकारी रहेगी तो आसानी से कर लेंगे। तो इस तरह से बोर्ड परीक्षा में दोनों मिला करके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, छोटे प्रश्न आते हैं, जिनको आप तभी कर सकते हैं जब इनमें आप अंडरलाइन करेंगे और अलग से नोट्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम अपने विषय वस्तु को यहीं समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 प्रश्नों को एक साथ अध्ययन किए संयुक्त रूप से, जो कि लॉन्ग में इसलिए नहीं चले क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में आपको बहुत अलग अलग तरीके से समझाया गया था, अलग अलग बिंदुओं को तोड़ करके समझाया गया था, जैसे नेपोलियन की उपलब्धियां क्या थी, नेपोलियन के कार्य क्या थे। तो यहाँ पे चूँकि शॉर्ट में क्वेश्चन को लेकर आए थे, तीनों क्वेश्चन को संयुक्त रूप से समझाना था एक साथ, तीनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, और इस तरह से आप सरलतापूर्वक आज इस वीडियो में समझ गए। अगले वीडियो में हम लोग लेसन 2 को लेकर के आएंगे। इस वीडियो में यहीं पे विषय वस्तु को इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।